जनरल एहसानुल हक 2003 में DGISI थे अफगानिस्तान में। उन दिनों अमेरिका का ऑपरेशन चल रहा था। नेटो फोर्सेस ने 2001 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान काबिज थे और अमेरिका उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर रहा था। जनरल एहसानुल हक को तालिबान के सिलसिले में 2003 में अमेरिका की दावत दी गई। सरकारी मसरूफियात के दौरान उन्हें एक दिन CIA के हेडक्वार्टर बुलाया गया। उनके साथ पाकिस्तानी सिफारत खाने का एक अफसर भी था। हेडक्वार्टर में उन्हें एक थिएटर किस्म की जगह ले जाया गया। दीवार के साथ कुर्सियां थी, जबकि सामने स्मार्ट वर्क स्टेशन थे और उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स थी। वर्क स्टेशन पर नौजवान लड़के लड़कियां बैठे थे। जनरल एहसानुल हक और नौजवान सिफारतकार को दीवार के साथ कुर्सियों पर बिठा दिया गया। उन्होंने अपने मेजबान से उस जगह के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप बस चंद मिनट दे दें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये दोनों खामोश बैठ गए। स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ मनासिर आते और जाते रहे। किसी जगह चरागाहें थी तो किसी जगह नदियां, नाले और दरिया, और किसी जगह खुश्क बेआबाद पहाड़ थे। ये स्क्रीनें देखते रहे। इस दौरान एक स्क्रीन पर दो खुश्क पहाड़ों के दरमियान छोटी सी वादी नजर आई। वर्क स्टेशन पर बैठे नौजवानों ने मेज पर लगी नॉब घुमाई और थिएटर की तमाम स्क्रीन पर वादी नजर आने लगी। इसके बाद तमाम स्क्रीनें एक दूसरे के साथ जुड़ गईं और कैमरा वादी पर फोकस करता चला गया। थोड़ी देर बाद वादी का एक मकान नजर आया। कैमरे ने उस पर फोकस किया तो मकान में मौजूद लोग दिखाई देने लगे। सहन में 4 राइफल बरदार लोग वॉक कर रहे थे। 2 लोग मकान की छत पर पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में क्लाशनकोफें थी। वो शाम का वक्त था, सूरज पहाड़ों में छुप रहा था। कैमरा वादी का जायजा लेता था और फिर दोबारा उसी मकान पर फोकस कर लेता था। इस दौरान छत पर खड़े पहरादारों में से एक ने क्लाशनकोफ जमीन पर रखी, मकान के कोने में आया, पहाड़ की तरफ मुंह किया, कानों पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में सदाएं देने लगा। उसकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जनरल एहसानुल हक को अंदाजा हो गया कि वो अजान दे रहा है। अजान के बाद मौज़्ज़िन नीचे उतरा। मकान के अंदर से लोग निकले। सहन में सफ़े बिछी और नमाज शुरू कर दी, जबकि दूसरा पहरेदार छत पर खड़ा होकर उनकी हिफाजत करता रहा। वर्क स्टेशन पर बैठे नौजवान ने माइक में कुछ कहना शुरू कर दिया। वो साथ साथ नॉब घुमाकर मकान को भी फोकस कर रहा था। एक पॉइंट पर आकर उसने उल्टी गिनती गिनना शुरू की और 0 पर पहुंचकर टेबल पर मौजूद सुर्ख बटन दबा दिया। स्क्रीन पर खौफनाक धमाका हुआ। वो मकान अपने तमाम मकीनों समेत सफ़े हस्ती से ही मिट गया। स्क्रीनों पर धुएं और गिर्द के सिवा कुछ भी नहीं था। कैमरा थोड़ी देर धुएं और गिर्द पर फोकस रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ गया। अब पूरी वादी नजर आ रही थी। लोग मुख्तलिफ घरों से निकलकर मलबे की तरफ दौड़ रहे थे। जनरल एहसान और नौजवान सिफारतकार दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जनरल एहसान को बाद डायरेक्टर के पास ले जाया गया। उसने उन्हें बताया, ये ड्रोन था। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसके जरिए अब हम किसी भी मकाम को निशाना बनाने के लिए लोग भिजवाना हमको नहीं पड़ते और ना ही जहाज। हम आसमान से टारगेट को फोकस करते हैं, हमारे ड्रोन वहां पहुंचते हैं, हम वाशिंगटन से बटन दबाकर टारगेट उड़ा देते हैं। ये जनरल एहसान और नौजवान सिफारतकार दोनों के लिए नई चीज थी। दोनों बड़ी देर तक हैरान रहे। उन्हें बताया गया, इस ड्रोन का नाम प्रीडेटर है और इसे उड़ाने, फायर करने और वापस उतारने के लिए किसी शख्स की ज़रूरत नहीं होती। ये रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट होते हैं। हमें बस उन्हें उड़ाने और उतारने के लिए टारगेट के करीब एयर स्ट्रैप्स चाहिए होती हैं और ये भी चंद बरसों की बात है। हम 5 साल में उन्हें अमेरिका से उड़ाएंगे और अमेरिका में ही लैंड करा देंगे। ये प्लान उस वक्त अजीब महसूस होता था। हम उस जमाने में लोड शेडिंग के अजाब का शिकार थे। 8 घंटे बिजली बंद रहती थी, जबकि अमेरिका जंगों और फौज के अगले मरहले में दाखिल हो रहा था। एक ऐसा मरहला जिसमें उसे फौजी चाहिए थे और ना ही पायलट। उसकी फौज अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया में बमबारी कर सकती थी और ग्राउंड सोल्जर के बगैर दूसरे मुल्कों को फतह कर रही थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जनरल एहसान नई हैरत लेकर पाकिस्तान वापस आए और जनरल परवेज मुशर्रफ और उस वक्त की फौजी क़यादत को नई टेक्निक के बारे में बताया। उस जमाने की क़यादत को ये हॉलीवुड की फिल्म का सीन महसूस हुआ। अफसरों का ख्याल था CIA ने DGISI को परेशान करने या उनका मोरल डाउन करने के लिए एडिटिंग का कोई कमाल दिखाया होगा। अमेरिकी फिल्म बनाई और दिखाकर हमें मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचा फैसला हुआ, CIA ने जिस घर को मिसाइल से तबाह किया उस जगह और मकान का मुआयना किया जाए। पाकिस्तान की एक टीम छुपाकर अफगानिस्तान भिजवा दी गई। CIA ने कुन्नड़ की एच वैली में मकान को निशाना बनाया था। कुन्नड़ उस जमाने में भी हकानियों के कब्जे में था। ये एक दुश्वार गुजार इलाका था जहां पहाड़ों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों का रास्ता रोक रखा था, जबकि तंग दरों और नदी नालों की वजह से ग्राउंड ट्रूप्स भी वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। लिहाजा तालिबान कुन्नड़ में पनाह गुज़ीन हो गए थे। हमारी टीम जैसे ही थे
हमारी टीम जैसे तैसे वहां पहुंची, वापस आई और इसने आकर तस्दीक कर दी कि वो मकान वाकई एच वैली में था और अमरीकी मिसाइल हमले में मुकम्मल ख़त्म हो गया था। इस तस्दीक से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को 2003 में मालूम हो गया कि अमेरिका अगले 4-5 साल में पाकिस्तान की मोहताजी से आज़ाद हो जाएगा। ये सिर्फ उस वक्त तक हमारे साथ चलेगा जब तक इसके ड्रोन की कैपेसिटी में इतना इजाफा नहीं होता कि अमेरिका से उड़ सके और वापस अमेरिका में ही लैंड कर जाए। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ा ये था कि अमेरिका को आखिरी मरतबा हमारी उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब ये अफगानिस्तान से वापस जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान इसके लिए गैर ज़रूरी हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास अमेरिका की वापसी तक का वक्त है। हमने उस वक्त के दौरान अपने आप को मुआशी लिहाज से मजबूत करना है। हमने अगर ये वक्त ज़ाया कर दिया तो हमें दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। तीसरा, ये फैसला भी हुआ कि हम अमेरिका की वापसी से पहले इलाकाई ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात भी बेहतर बना लें, भारत के साथ मसाइल का देरपा हल निकाल लें, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात ठीक करें, अरबों के साथ दोस्ती में इजाफा करें और अपने आप को मुआशी लिहाज से भी मजबूत करें। ये फैसले दुरुस्त और देरपा थे। जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में उन पर बहुत काम किया। भारत के साथ सरहदें खोल दी और कश्मीर के देरपा और मुस्तकिल हल की तरफ भी निकल आए। चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुल्क में मशरत का पहिया भी पूरी ताकत से घूमने लगा। ये सिलसिला अगर 2010 तक जारी रहता तो पाकिस्तान खतरे की तमाम लाइनों से आगे निकल जाता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को नजर लग गई और हमने एक बार फिर वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। इसी दौरान नई एस्टैब्लिशमेंट ने खान का तजुर्बा भी शुरू कर दिया और यह तजुर्बा टूटे हुए दांत पर आइसक्रीम साबित हुआ। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और वो वक्त भी ज़ाया कर दिया जिसमें हमने अपने कदमों पर खड़ा होना था। हम उस कीमती वक्त में एक दूसरे के साथ लड़ते रह गए और अमेरिका तालिबान को हमारे मत्थे मारकर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकल गया और इसके जाते ही हमारी सारी मईशत ज़मीन बोस हो गई। हम इस दौरान अमेरिका के लिए इतने गैर अहम हो गए कि जो बाइडेन ने अपने 4 सालों में हमारे वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, ना ही मुबारकबाद दी और ना ही मुबारकबाद वसूल की। उसने पाकिस्तान को अपने फ़ौजी कमांडर्स के हवाले कर दिया, ये आते रहे और अपने काम निकलवाते रहे। जो बाइडेन के 4 सालों में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन भी पाकिस्तान नहीं आए। बाइडेन के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा सदर बना तो उसने हमारे किसी लीडर को दावा दी और ना ही पाकिस्तान का नाम लिया। हम आज भी ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं ट्रंप इमरान खान का नाम लेकर कोई ट्वीट ही कर दे और इसके बाद हमारा अपने पुराने इत्तेहादी से राब्ता इस्तवार हो जाए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी सिर्फ एक वजह है, अमेरिका वॉर टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अब पाकिस्तान जैसे किसी भी अड्डे की ज़रूरत नहीं रही। इसे अगर अफगानिस्तान पर दोबारा हमला करना पड़ा तो ये मियामी से करेगा और बात ख़त्म। हमने अपने 20 कीमती साल ज़ाया कर दिए। हमारे लिए बेहतर है हम अब इस हकीकत को मान लें और अमेरिका की तरफ देखने के बजाय अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू कर दें। सिस्टम की खराबियों को दूर करें, हमसायों के साथ ताल्लुकात को ठीक करें, लड़ाइयाँ बंद करें, बिजनेसमैन के साथ फाइनल डील कर लें, सियासी अफहाम तफहीम पैदा करें और आइन में जितनी भी तब्दीलियाँ करनी है एक ही बार कर लें और इसके बाद पूरी कौम को काम पर लगा दें और दाएं बाएं ना देखें। हमारे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है और हमने अगर इसे भी बंद कर दिया तो फिर शायद हमारे लिए कोई नया रास्ता नहीं बचेगा।